साइकेट्री इज़ द गेम चेंजर सब्जेक्ट, क्योंकि साइकेट्रिक नोटसेट जो 7 हुआ था के जो मेंस पेपर हुआ था, मेंस में भी यहाँ पे साइकेट्रिक और सीएचएन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस कवर किया था लगभग। मैं देवेंद्र स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एम्स नोटसेट 9 यानी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म यहाँ पे 22 जुलाई से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग यहाँ पे 12 अगस्त को लास्ट डेट है। सभी लोग जल्दी से अपना फॉर्म फिल करिएगा। और मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो लास्ट के 45 से 50 दिन के बीच में हमारे पास बचे हुए हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाए, इन दिनों में क्या पढ़ा जाए और क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिनके बारे में हम पूरी वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप तक लाता रहता हूँ। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि अब आपको पढ़ना क्या है। तो आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट है, जैसे एमएसएन हो गया, एफओएन हो गया, ऑप्स एंड गायनोलॉजी हो गई, साइकेट्रिक हो गई, क्योंकि भाई साइकेट्रिक इज़ द गेम चेंजर सब्जेक्ट, क्योंकि साइकेट्रिक नोटसेट जो 7 हुआ था वहाँ के जो मेंस पेपर हुआ था उसमें भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस अराउंड वहाँ पे हमें मेंस के पेपर में देखने को मिले थे। भाई साइकेट्रिक का अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि लगभग जो अब जो क्वेश्चन कवर होते हैं वो एमएसएन, ओबीजी भी अब इतना नहीं आता है, लगभग एमएसएन, एफओएन और साइकेट्रिक और सीएचएन, क्योंकि सीएचएन को पहले कोई भी नहीं पढ़ता था, लेकिन सीएचएन आज की डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस कवर करती है। तो नोटसेट 7 में हमने देखा जैसा हमने देखा कि नोटसेट 8 के जो मेंस पेपर हुआ था, मेंस में भी यहाँ पे साइकेट्रिक और सीएचएन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस कवर किया था। लगभग यहाँ पे जो सी और डी सेक्शन था वो साइकेट्रिक और सीएचएन से ही भरा हुआ था, और जो रिवाइज टॉपिक थे वही थे। ऐसा नहीं है कि कोई नया टॉपिक वहाँ पे उठा के डाला हो नोटसेट ने, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हम पढ़ते रहते हैं जनरली, जैसे एनीमिया मुक्त भारत अभियान से क्वेश्चंस थे, और जैसे हम पढ़ते हैं ऑटिज्म वगैरह, जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नोटसेट 8 पे जो मेंस हुआ था वहाँ पे साइकेट्रिक में और सीएचएन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लगभग हम पढ़ते रहते हैं, वही क्वेश्चंस थे, नया कुछ भी नहीं था। भाई ये जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे एमएसएन हो गया, ओबीजी हो गई एंड एफओएन हो गया और सीएचएन हो गई, साइकेट्रिक हो गई, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जैसे माइनर सब्जेक्ट्स में ले सकते हो, जैसे एनाटॉमी इतना आता नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी एमएसएन के साथ में कवर हो जाता है लगभग, और यहाँ पे आप जैसा रिसर्च के 2-4 टॉपिक है वहाँ से आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है जो आपको अच्छे से यहाँ पे रीड करने, एक एक थ्योरी से आपकी जो जिस कोचिंग से भी आपने कोचिंग किया है उस कोचिंग से आपके जो नोट्स है उनमें से आपको एक एक लाइन को डीपली अच्छे से पढ़ना है। और आई होप आपकी तैयारी पहले से होगी, तो इस टाइम पे आपको सिर्फ की पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ओल्ड कैंडिडेट्स है, हालांकि जिनका नोटसेट 7 या नोटसेट 8 में कुछ मार्क्स से रह गए थे, तो उनको क्या करना है। तो भाई आपको तो पता ही है कि जो पहले आपने पढ़ा हुआ था उसको आपको पढ़ना नहीं है, और नया आपको कुछ पढ़ना नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसी को रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से यहाँ पे मेरिट से बाहर हुए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इस बार 3500 प्लस पोस्ट यहाँ पे एम्स की तरफ से आई हुई है। तो अब की बार थोड़ा ये जो रैंक है वो ऊपर की तरफ वेरी करेगा। इस बार आप 100% निकल जाओगे। बस अपनी मेहनत को लास्ट में रोकना मत, और जितना भी रिवीजन हो सकता है आप कल लगभग डेली 8 से 10 घंटे अपना रिवीजन कंटिन्यू करें, और जो स्ट्रेटेजी आपकी थी उसको कंटिन्यू करें, यहाँ पे ब्रेक नहीं करें, क्योंकि यही एक गोल्डन टाइम है जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम डिसाइड करती है कि आपको क्वालिफाई होना है या फिर अगला नोटसेट। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल ये रहता है कि सर हम बुक कौन सी प्रेफर करें। तो भाई बुक का ऐसा है कि आप जितनी बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में मतलब नेगेटिविटी क्रिएट होगी कि यार मैं पीआर यादव पढ़ लूँ, यार मैं टारगेट हाई पढ़ लूँ, यार मैं सॉन्डर्स पढ़ लूँ, या फिर मैं अदरवाइज जो भी और बुक्स है जैसे मैं ओमेगा हो गई तो वो मैं पढ़ लूँ। तो ऐसा कुछ भी मत करिए। अब लास्ट टाइम चल रहा है, आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। मैं खुद भी ऐसे ही करता था, क्योंकि मैंने लास्ट राजस्थान CHOD SSSB और CRPF SI स्टाफ नर्स जो हुआ था, और नोटसेट 8 में एम्स नागपुर में मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ था। तो मेरा भी स्ट्रेटेजी यही रहता था कि मैं लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में मैं मेरे की पॉइंट्स को रिवाइज करता था। मैं ज़्यादा मतलब MCQ सॉल्व नहीं करता था, जितना मेरे से हो सकता था डेली के 100-200 MCQs में वहाँ पे निकालता था। लेकिन जो की पॉइंट्स जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल वहाँ पे होने वाला है, क्योंकि की पॉइंट्स इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब तीसरी बात यह है कि आपको इस स्टडी में कंटिन्यू कैसे रहना है।
तो स्टडी में कंटिन्यू रहने के लिए जितने भी नेगेटिव जो लोग हैं आपके सराउंडिंग, उनसे आपको दूर हो जाना है बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि यार एनक्लेक्स से सिलेक्शन नहीं होता, PR यादव से होता है, या PR यादव से सिलेक्शन नहीं होता, एनक्लेक्स से होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक पढ़िए, सारी बुक अच्छी है, और जितनी बुक आप ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट होगी। सो एक बुक पढ़िए और उसको 1000 बार पढ़िए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में आपको कोई दूसरी या तीसरी या चौथी बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। सो अगर आपको ज़्यादा ही अगर इच्छा है कि नई बुक से ही सिलेक्शन होता है, तो आप यहाँ पे एनक्लेक्स का जो 9th एडिशन अभी करंटली चल रहा है वो सॉन्डर्स में, वो आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन और अगर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं तो आप यहाँ पे मोस्टली के लगभग यहाँ पे आप 100 से 150 के अराउंड यहाँ पे क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप रेशनल को मजबूत करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी थ्योरी कवर होगी और उतने ही ज़्यादा आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही तेज़ी से आप एग्ज़ाम में बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी टाइम को डिले किए हुए आप अपना पेपर सोल्व कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करते की पॉइंट्स की और MCQs वगैरह नहीं निकालते, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर फील करना पड़ता है। तो इसी के चलते बहुत सारे कैंडिडेट्स 1, 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं। पांचवी बात यह है कि नोटसेट 7 में और नोटसेट 8 में जितने भी प्रीलिम्स में और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास में मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो उनके टॉपिक और जितने भी क्वेश्चंस मेरे को याद है मेमोरी बेस, वो क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको फॉलो कर लेना है। वहाँ पे चैनल पे मैं सारे जो क्वेश्चंस है इमेज बेस्ड और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट बात आती है कि सर हमें लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। मैंने 4 सिलेक्शन निकाले हैं अभी तक, लेकिन मैंने आज दिन तक कभी भी मैंने कोई किसी भी तरीके की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। हालांकि मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी एग्जाम प्रेप के नाम से, जो GNA कोचिंग के माध्यम से चलाई जा रही है। उसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, 1.5-2 महीने मैंने यूज़ किया मेरी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन लास्ट टाइम पे जब जैसे मतलब 30, 40 या 50 दिन रह जाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज वहाँ पे ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि उससे हमारी स्पीड बढ़ती है। लेकिन जब लास्ट टाइम पे जब हमारे MCQs गलत होते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा डिप्रेशन फील करना पड़ता है। ऐसा लगता है यार मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, मैंने क्या पढ़ा है। तो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करना पड़ता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप अगर टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम में ज्वाइन ना करें तो ही बेटर। अभी लास्ट टाइम में जितना भी आप रिटर्न में अपने हैंड से लिख के जो भी जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, या फिर ऑलरेडी आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको यहाँ पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो की पॉइंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन का रेशनल क्या निकलना है। जब भी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन में कुछ लॉजिक होता है। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जैसे एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, या एस्पेक्ट पूछ रहा है, या नोट पूछ रहा है, या यस पूछ रहा है, या सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई पूछ रहा है, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ रहा है, या नर्सिंग डायग्नोसिस पूछ रहा है, या नर्सिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। कहीं हम मतलब जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जब हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहता है, तो अनकॉन्शियस माइंड से जो प्री ऑक्यूपाइड आंसर होता है हमारा एग्जाम के अंदर, वो हम अप्लाई कर देते हैं और रैशनल वहाँ पे लगा नहीं पाते। तो इसी के चलते हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं और बाद में हम बाहर आके कहते हैं ओ यार मेरे को ये याद था लेकिन ये मेरा गलत हो गया। तो ये वाली माइनर मिस्टेक्स आपको नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करना है। जैसे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, नोट हो गया, यस हो गया, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ रहा है। इन पे ये जो माइनर जो मिस्टेक्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमने जैसे 1 साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, लेकिन रिजल्ट डिसाइड करता है लास्ट के जो एग्जाम में 90 मिनट्स होते हैं, जो 1.5 घंटा हमारा होता है एग्जाम हॉल में, वो डिसाइड करता है कि हमारा रिजल्ट क्या आना है, हमने पेपर को कैसे हैंडल किया है, हमने टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया है। सो सारी वो चीज़ें तब ही हो पाएगी जब आप उसको यहाँ से एक कॉन्फिडेंस के साथ में कवर करके लेके जाओगे। सो अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।